हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वीडियो थंबनेल देख के ही तो आपको पता चल गया कि आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। आज अगर आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हो तो आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, ईवी लूं या पेट्रोल वाला ले लूं। पेट्रोल में एडवांटेज है, कहीं पर भी जाओ पेट्रोल रिफिल करवाओ निकल पड़ो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर गाड़ी में छोटा मोटा प्रॉब्लम आ गया तो रोड साइड मैकेनिक या कोई भी बंदे इसको ठीक कर सकता है, ऐसा सच कोई टेंशन नहीं है। बट कुछ कन्फ्यूजन भी है, E20 E30 का कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करे, फ्यूचर में क्या होगा। ईवी में भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी में अगर चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है तो क्या होगा। अगर मेरा रनिंग रिमोट लोकेशन पे है तो वहाँ पे चार्जिंग क्या होगा। हाईवे में जाने के लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा। अगर गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो सर्विस सेंटर के अलावा मेरे पास और कोई चांस नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो यही सब जो कन्फ्यूजन है, तो यही कन्फ्यूजन के वजह से जो गाड़ी खरीदने का जो टाइमलाइन है वो डिले हो जाता है। आज यही वीडियो में यही सब कन्फ्यूजन मैं ट्राई करूंगा थोड़ा कम करने के लिए, और गाड़ी खरीदने का जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा एक स्टेप आपको बिल्ड हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा जाके वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि ईवी एंड पेट्रोल और आइस इंजन है कौन सा ग्रुप के लिए और कौन सा पीपल के लिए अच्छा है और बुरा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मोर अबाउट अ ईवी कार। ओके, क्योंकि मैं एक ईवी कार खरीदने का प्लान कर रहा हूँ और कुछ दिनों से मैं ईवी चला रहा हूँ। मेरा दोस्त का ईवी मैं चला रहा हूँ, मैं उसी से मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं इधर उधर जाता हूँ। तो मुझे रियली प्रॉफिटेबल लगा। ओके, तो मुझे क्यों लगा और मैं क्यों कर रहा हूँ, तो यही चीज़ मैं आपको ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके साथ आइस इंजन के साथ कंपैरिजन भी हो रहा है। तो आते हैं, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अ रनिंग कॉस्ट। तो आप लोगों को पता ही है कि ईवी का रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर आप महीने में 1000 किलोमीटर करके अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका पेट्रोल में इन जनरल आपको सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऑफिस आने जाने में बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप किसी भी कार में आपको 12 के ऊपर आपको माइलेज मिलता है। तो अगर 12 रुपया करके पर किलोमीटर पकड़ लेंगे तो मैं श्योर हूँ कि आपका पर कॉस्ट किसी भी स्टेट पे आप हो तो अराउंड 10 रुपीज़ करके आपको आता ही है। ओके, तो लेकिन अगर आप एक ईवी चला रहे हो तो ईवी में आपको पर किलोमीटर कॉस्ट ऑलमोस्ट 2 रुपया करके पड़ेगा, ओनली 2 रुपीज़। तो आपके दिमाग में अभी क्वेश्चन आ सकता है कि वाई 2 रुपीज़। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई 1.5 रुपया लगता है, 1.2 और 1.7 लगता है, तो मैं 2 रुपया क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये 2 रुपया एक एवरेज बोल रहा हूँ। आप घर पे चार्ज करते हो तो उसमें तो डेफिनेटली आपको अराउंड 1.4 1.5 के करीब आता है सब कुछ मिला के। लेकिन आप बहुत टाइम होगा जहाँ पे आप बाहर जाके आप चार्ज करोगे, ठीक है, डीसी चार्जर पे आप चार्ज करोगे फर्स्ट चार्जिंग में, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि यूनिट रेट कितना है। तो आपको 15 रुपीज़ 18 रुपीज़ समटाइम्स 20 या मोर देन 20 करके मिलेगा। तो कैलकुलेशन के खातिर मैंने इसको पूरा ओवरऑल मैंने जो चार्जिंग यूनिट में पकड़ा हूँ वो 2 रुपया करके पकड़ा हूँ। तो अगर ये 2 रुपया भी आप देखोगे इट विल बी अ मैक्स टू मैक्स वैल्यू। ओके, सो 2 रुपया करके अगर आप किलोमीटर पे जाओगे तो आपका 8 रुपया करके पर किलोमीटर आपका पड़ेगा। ओके, तो 1000 किलोमीटर इन अ मंथ। ओके, तो ईवी आपको यहाँ पे लगेगा, आपको कम से कम 1000 रुपया लगेगा कम से कम, और ईवी में आपको 2000 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये मैक्स टू मैक्स है, पेट्रोल में मिनिमम, ईवी में मैक्सिमम। तो स्टिल आप यहाँ पे कम से कम आप 8000 रुपया महीने में बचा सकते हो अगर आपका रनिंग 1000 में है। अगर आप जितना ज़्यादा चलाओगे ईवी आपको प्रॉफिट उतना ही होगा, जितना कम चलाओगे आपका प्रॉफिट कम होगा, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट पे ही रहोगे ऑन द टॉप ऑफ आइस इंजन कार। सेकेंड ऑप्शन मैं बोलता हूँ कि मेंटेनेंस कॉस्ट। सो बहुत जगह पे मैंने देखा है, मैंने सुना भी है कि ईवी का मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो मैं अभी ये गाड़ी खरीदने वाला हूँ, तो गाड़ी खरीदने से पहले मैंने क्या किया, मैंने 3 सर्विस सेंटर के साथ जाके मैंने बात किया।
तो उनको मैंने पूछा एंड जानने की ट्राई किया कि गाड़ी में किस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम क्या आ सकता है, ठीक है, उसके लिए मुझे कितना खर्चा हो सकता है, इंश्योरेंस मुझे क्या क्या कवर करेगा, एक्सेप्शनल केस में कौन सा इंश्योरेंस एड ऑन मुझे लेना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस में बने कौन कौन सा कंपोनेंट लेने के बाद मुझे हैसल फ्री हो जाएगा, उसका कॉस्टिंग कितना आएगा। तो ये सब मैंने कुछ स्टडी कर रहा था। तो स्टडी करते करते मैंने जब मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में पूछा तो लोगों ने बोला कि मेंटेनेंस कॉस्ट तो है, आफ्टर थर्ड सर्विसिंग अगर आपका पेट्रोल या डीजल इंजन में आपको 6 to 8,000 का जो कॉस्ट आता है, ईवी में आपका उतना नहीं आएगा। ईवी में आपको 4 से 5,000 आएगा, लेकिन आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 हज़ार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। टाटा का जैसे 1,800 या 2,000 उसका लेबर कॉस्ट है, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन फिर भी आपका आइस इंजन के कंपेयर टू ईवी आपको 30 to 40% आपको कम मिलेगा। तो ये भी एक एडवांटेज है। और आप लोगों को तो पता ही है, ईवी गाड़ी में ना गियर होता है, ना क्लच होता है, ना इंजन होता है, तो इसका जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाता है। लेकिन ऑन द टॉप ऑफ दैट ईवी के लिए भी ईवी स्पेसिफिक भी कुछ कंपोनेंट्स होता है जिसका भी सर्विसिंग जरूरत है, जो चीज़ आपका आइस इंजन में नहीं है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट आपका बिल्कुल ही कम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर सकते हैं, दैट इज अ परफॉर्मेंस। ओके, रियली ये मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ईवी के लिए, जिसके लिए मैं ईवी पे मूव कर रहा हूँ। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। ईवी एक रियल फन है। आप जैसे ही एक्सीलेटर दो सीधा आप निकल जाओ, इंस्टेंट टॉर्क आपको मिलता है। आपको जो फन टू ड्राइव है वो आपको ईवी में ही मिलेगा। तो मैं अगर 5 ईवी के साथ कंपेयर करूंगा कि 5 आइस इंजन, इवन तो टारो इंजन एज वेल, तो उसमें भी आपको इतना परफेक्शन एंड इतना स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगा। ओके, पेट्रोल में क्या होता है, तो आपका जो टॉर्क है वो आपको इंस्टेंट नहीं मिलता है, वो एक लिनियर प्रोसेस है, बट ईवी में आपको इंस्टेंट मिलता है। तो फन टू ड्राइव, आप एक बार चलाओ ईवी, किसी के दोस्त के पास से लो या आप टेस्ट ड्राइव ले लो। टेस्ट ड्राइव में बोलो कि मैं 5 to 7 किलोमीटर्स में ड्राइव करूंगा, तो वो आपको दे देगा, या नहीं दिया तो उसको आप कन्विंस करो, वो दे देगा। फिर आप इजीली आप फर्क समझ जाओगे। तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी लो, टेस्ट ड्राइव लो, आप देखो। टाटा पंच में 154 Nm का टॉर्क है, तो दैट इज़ अ रियली मोर देन एनफ। मैंने खुद चलाया है उसको, आई रियली लव दैट। और भी एक एडवांटेज क्या है, आपका इंजन कितना भी रिफाइंड हो, कितना भी साउंडलेस हो, लेकिन फिर भी उसमें एक साउंड होता है और गाड़ी में एक वाइब्रेशन आता है। जब आप लॉन्ग ड्राइव करते हो या गाड़ी चलाते हो तो आपको गाड़ी में एक वाइब्रेशन तो होता ही है। कोई भी गाड़ी आप पकड़ लो इंजन वाला, तो वही वाइब्रेशन आपको शरीर में कंटिन्यूअसली चलता है। तो एक आपको इसके वजह से क्या होता है कि एक थकान या टायर्डनेस आ जाता है। ईवी में आपको ऐसा नहीं होगा। तो ईवी को मैं कंटिन्यूअसली 120 किलोमीटर्स चलाया था एंड बिलीव मी, मुझे कोई टायर्डनेस नहीं आया था। ओके, तो ये एक मेजर एक एडवांटेज है ओवर द आइस इंजन। द फोर्थ वन आई वुड से दैट इज अ सिटी ड्राइविंग। ओके, तो मेरा जैसे होता है कि 99% मेरा सिटी ड्राइविंग होता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का मेन चीज़ यही होता है। लॉन्ग ड्राइव में कितनी बच जाते हैं, जस्ट आस्क योरसेल्फ। ओके, तो 99 या 95% आपका सिटी ड्राइव ही होता है। तो सिटी ड्राइव में आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलता है। तो यहाँ पे आपको पेट्रोल का, अगर आप पेट्रोल का हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई माइलेज गिर गया। ओके, लेकिन ईवी में आपको ऐसा कुछ नहीं होगा, यू विल बी रिलैक्स्ड। ओके, क्योंकि आपको पता है सॉरी, तो आपको पता है कि भाई मेरा ये किलोमीटर 1.5 रुपया में आता है, तो 1.5 रुपया आपको उतना इफेक्ट नहीं करेगा ओवर द पेट्रोल। ओके, तो ईवी में और एक बात है, कम्प्लीटली शांत केबिन है। इवन दो आप विदाउट मोटर बंद करके भी आप एसी को एंजॉय कर सकते हो। ओके, बट आइस इंजन में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको 1 घंटा या आधे घंटे आपको खड़े होना पड़ता है, ओके, सो इन दैट केस आपको एसी अगर चलाना है पेट्रोल इंजन में तो आपको इंजन ऑन करके ही करना पड़ता है। सो दैट इज अ कॉस्ट, इट्स कॉस्ट। ओके, बट ईवी में कॉस्ट होता है, लेकिन दैट इज अ नेग्लिजिबल। द नेक्स्ट वन आई वुड से
द लिमिटेशन। ओके, सो अगर मेरा लॉन्ग डिस्टेंस वाला अगर ट्रेवल है तब मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो उसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा, मुझे चार्जर ढूंढना पड़ेगा, चार्जर के लिए प्लान करना पड़ेगा, प्लान ए प्लान बी करना पड़ेगा। चार्जर अगर नहीं चला, अगर गाड़ी है तो मैं क्या करूँगा? तो ये सब चीज़ तो डेफिनेटली आपको कुछ पाने के लिए तो कुछ तो आपको तो प्लान तो करना ही पड़ेगा। ओके, लेकिन मैं ये चीज़ आपको बता सकता हूँ, अगर आपका गाड़ी का रेंज अगर 300 किलोमीटर से, मैं 5 की बात कर रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कंटिन्यूस 200-250 किलोमीटर आप कंटिन्यूस एट ए स्ट्रेच फैमिली के साथ या आप खुद ड्राइव करोगे। कहीं पर तो आप रुकोगे, तो रुक के वहाँ पे चार्ज करवा दो, तो प्लान करना पड़ेगा। तो प्लान करने में आपको कितना टाइम लगेगा? लिमिटेशंस है। पेट्रोल में अगर होता तो पेट्रोल भरवाता, सीधा निकल जाता था। ओके, खाने पीने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लोग बोलते हैं कि जहाँ पे चार्जिंग है वहाँ पे आप खा पी लो, ठीक है, लेकिन मुझे खाने पीने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं कुछ वॉकिंग से मैं कुछ उठा लूँगा, कुछ सैंडविच व उस तरह का चीज़ मैं ड्राइव करते करते या 5 मिनट ब्रेक लेके मैं खा लिया। बट ईवी में इट इज़ पॉसिबल, बट चार्जिंग के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। ओके, तो ये हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा। तो लिमिटेशंस है, ठीक है, तो लिमिटेशंस को आराम से हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मैं बता सकता हूँ कि फियर ऑन बैटरी। ओके, सो बहुत जगह पे आप लोग सुने होंगे, मैंने भी सुना है, मेरे दोस्त ने भी बोला कि तेरे बैटरी अगर ख़राब हो जाए ईवी का तो क्या होगा? अरे भाई, बैटरी कैसे ख़राब होगा? अगर आप एक टॉर्च का बैटरी भी खरीदोगे, वो थोड़ा एक ही सेकंड में ख़राब हो जाता है? नहीं ख़राब होता, आहिस्ता आहिस्ता करके बैटरी चार्ज ख़त्म हो जाता है। तो तो लोगों का एक कन्फ्यूजन है कि बैटरी डिग्रेडेशन एंड बैटरी खराब होना दोनों लोग सेम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डिग्रेडेशन हर एक चीज़ का होता है, दैट इज यू कैन से इन कॉमन टर्म्स दैट इज अ डिप्रिसिएशन। आप जो पेट्रोल गाड़ी खरीद रहे हो, पेट्रोल गाड़ी का भी वही होता है, 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर के बाद आपका इंजन उस तरह का माइलेज नहीं देगा, उतना आपको सॉफ्ट या मैंने नॉइस फ्री या इस तरह का आपको नहीं देगा। ये आपको डिप्रिसिएशन होगा, आपको इंजन का नॉइस बढ़ेगा, आपको वाइब्रेशन बढ़ेगा, किसी भी कर का आप पकड़ लो। ओके, बैटरी का भी वही है कि अब जब नया बैटरी गाड़ी के साथ आपको आ रहा है तो वो भी 100% आपका एसओएच होगा, स्टेट ऑफ हेल्थ, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में 100 to 0 हो जाएगा या 100 to 50% हो जाएगा। ओके, सो मेरे दोस्त के पास जो ईवी है वो 3 साल हो गया, जस्ट कुछ दिनों पहले ही वो 3rd ईयर का इंश्योरेंस रिन्यू किया। तो सर्विसिंग में मैं गया था, तो वहाँ पे जो मैंने स्टेट ऑफ हेल्थ देखा था वो अभी भी 100% ही है। उनका गाड़ी 35,000 किलोमीटर के करीब चला था 3 साल में, जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए अप्रोप्रिएट है। तो 3 साल में स्टिल 100% है। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ कि अगर 10 साल में ये बैटरी आपको 90% के तो नीचे कभी भी डिग्रेडेशन तो नहीं होगा। तो 90% स्टिल ओके। अगर आपका गाड़ी अगर 300 किलोमीटर दे रहा है 100% रेंज में, तो आफ्टर 10 ईयर्स आपको 270 किलोमीटर देगा। इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत वाली कोई बात है। जस्ट थिंक योरसेल्फ। पेट्रोल में भी वही होता है, नया गाड़ी में आपको 15-16 का माइलेज दे रहा है, मैक्स टू मैक्स में पकड़ लिया कि 15 किलोमीटर दे रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आफ्टर 10 ईयर्स, हाँ, 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर के बाद आपका गाड़ी 15 किलोमीटर से माइलेज देगा? कभी नहीं देगा आपको, वो गिरेगा ही गिरेगा। सिमिलर टाइप बैटरी, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, और एक पॉइंट है, दैट इज अ रीसेल। ये तो मैं मानता हूँ कि रीसेल तो थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात है आज का दिन में। आज अगर आप एक ईवी खरीदोगे 5 साल या 6 साल के बाद, 8 साल के बाद जब खरीदने के लिए जाओगे, मुझे पता नहीं कितना पैसा मिल सकता है, बट आई वुड से सो दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक पेट्रोल के कंपैरिजन में आपको 30-40% तो आपको कम ही मिलेगा। अगर 10 लाख का गाड़ी है पेट्रोल का, उसमें अगर आपको 5-6 लाख अगर मिल गया, तो ईवी में आपको 2.5-3 लाख ही आपको मिलेगा। तो इसके पीछे एक रीजन है। सो नाउअडेज ईवी का जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इवॉल्व कर रहा है। आज मैं जो बैटरी बैग खरीदने वाला हूँ 2026 में, प्रोबेबली 2027 या 28 में और एक टेक्नोलॉजी आ जाए, 2030 में और एक टेक्नोलॉजी आ जाए। तो 2030 में या 32 में जब मैं इसको बेचने के लिए जाऊंगा, तब जो बंदे इसको खरीदने के लिए आएगा वो बोलेगा कि भाई ये तो 2026 का टेक्नोलॉजी है, मैं इतना पैसा दे नहीं सकता हूँ।
ये होगा। बट पेट्रोल इंजन में अभी उतना इम्प्रूवमेंट का कोई चांस, आई मीन जो होना था वो हो गया, उतना भी मैंने आई मीन मैंने बड़ी लेवल में एज सच कोई अपग्रेड तो नहीं आने वाला है। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगा बट उतना उतना नहीं होगा। बट ईवी के लिए जितना जल्दी ये इवॉल्व करता है, तो अगर दूसरा तरफ से हम लोग अगर सोचेंगे कि अगर 10 साल आपको गाड़ी चलाने के बाद अगर आपका 1 लाख या 1,20,000 किलोमीटर चल गया पर या 10,000 किलोमीटर रेस्पेक्ट में, अगर आप 8 रुपया करके भी अगर आप बचा रहे हो तो पर किलोमीटर में, तो 1,20,000 में तो स्ट्रेट वे में तो आपको तो 9,60,000 तक तो बचा ही लिया। तो 12 लाख के गाड़ी में आपको ऑलमोस्ट 10,000 तो आप तो 10 लाख तक तो बचा ही लिया। तो डीजल में आपको अगर 2 लाख भी मिल जाएगा तो आपका गाड़ी का कॉस्ट तो जीरो हो गया। अगर उससे ऊपर भी आप चला लिया तो बस एक बार सोचो। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज द एनवायरमेंट फ्रेंडली। सो लोग बोलते हैं कि ईवी कोई पोल्यूशन नहीं करता है। 100% एग्रीड, 100% ईवी कोई पोल्यूशन नहीं करता है। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ईवी तो पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन बिजली जहां से आता है वो तो फॉसिल फ्यूल का है, वहां पे तो आपको तो पोल्यूशन हो रहा है। मैं थोड़ा डिफर करूंगा ये स्टेटमेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब बनता है तो ईवी गाड़ी या कितना रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से नहीं बनता है। तो वो पावर प्लांट एक बिजली जनरेट करता है और वही बिजली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वही बिजली आपको कंज्यूम करता है, मैंने करना पड़ता है। ओके, तो बिजली अगर आपने कंज्यूम नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि बिजली को एसी गाड़ी आई मीन जो पावर प्लांट में जो बिजली हो रहा है वो आपको मैंने वो आप स्टोर करके रख पाओगे, फ्यूचर में यूज करोगे, ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप ईवी चार्ज नहीं भी कर रहे हो तो बिजली आपका बन रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, ठीक है। तो बात क्या हुआ कि आपके ईवी के साथ पावर प्लांट में जो बिजली जनरेट हो रहा है उसके साथ कोई लिंक नहीं है। ओके, हाँ, ये हो सकता है कि बिजली ईवी जितना खरीदोगे बिजली का डिमांड बढ़ेगा तो पावर प्लांट में बिजली ज्यादा जनरेट होगा, मैं एग्री करता हूँ, उसके लिए थोड़ा बहुत पोल्यूशन होगा। लेकिन ये बात नहीं है कि अगर आप ईवी गाड़ी चार्ज नहीं करोगे तो आपका बिजली कम आपका जनरेट होगा। तो अभी कंक्लूजन क्या है, कौन सा गाड़ी बेटर चॉइस है, ईवी बेटर चॉइस है या पेट्रोल वाला बेटर चॉइस है? थिंक अबाउट योरसेल्फ, आपको खुद को पूछो कि मेरा रनिंग क्या है। मेरा ज्यादातर रनिंग हाईवे पे है, गो फॉर पेट्रोल और डीजल। मेरा अगर रनिंग ओनली सिटी पे है 95 to 90% के ऊपर अगर सिटी में है तो ईवी इज अ सुइटेबल। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है, आपके सोसाइटी में या आपके घर में चार्जिंग फैसिलिटी होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड है, अगर आपका ट्रैवल रिमोट चैनल पे है, सॉरी अगर आपका ट्रैवल रिमोट एरिया पे है, गांव में है, जहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी है लेकिन बिजली का प्रॉब्लम है, तो आपके लिए ईवी सही नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्विक रिफ्यूलिंग चाहिए, ओके, आप चार्जिंग के लिए इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो। ओके, अगर आपका फील्ड वर्क है, जिस फील्ड वर्क में आपको एवरी डे बाहर जाना पड़ता है, तो लेकिन वहाँ पे चार्जिंग फैसिलिटी का उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तब आपको ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। ओके, गाड़ी खरीदने के बाद अगर पछताओगे तो कुछ नहीं होगा। गाड़ी देखोगे अंदर से अंदर गुस्सा आ जाओगे। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योर रिक्वायरमेंट एंड ये जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो को एक बार दिल से देखो, दिल से सोचो, तो आपके पास जो कंफ्यूजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और जो भी कुछ सजेशन है और कुछ भी अगर पॉइंट्स है जो आपके दिमाग में है, जो आप बताना चाहते हो या मन में है, कमेंट करके मुझे बताओ। और जो आपका दोस्त ये इस तरह का कंफ्यूजन में मैंने है, ऑलरेडी गाड़ी खरीदने वाले हैं लेकिन समझ नहीं पा रहा है, तो ये वीडियो भी शेयर करो उनके साथ। थोड़ा ना थोड़ा मैंने कुछ ना कुछ तो इफेक्ट तो होगा ही होगा, ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो आज का वीडियो में यही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो भी कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में
और कुछ सजेशन है सो डेफिनेटली थ्रू कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय, सी यू।